कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई बताएगा कि रोजगार आना चाहिए, कोई बताएगा कि उद्योग बनना चाहिए, कोई कहेगा कि नहीं भैया जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब सब बात को अगर एक सूत्र में बांधना हो तो अच्छी सरकार होनी चाहिए। अच्छी सरकार होगी तो ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब अच्छा होगा। और अच्छी सरकार तब होगी जब सही लोग चुनकर आएंगे। दूसरा एक और पहलू, सुशासन या सुराज जो नाम है, किस चीज को सुशासन माना गया? जब ये शब्द मेरे दिमाग में आया तो 1 साल तक मैंने इस पर गहन चिंतन मनन कराया है। जिसको भी आप देश में बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल मानते हैं, जो इस शब्द और इन विषयों के जानकार हैं, सबसे संपर्क किया, बात किया, ये पूछा कि सुशासन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सुशासन को कैसे परिभाषित किया जाए, शिक्षा के आधार पर किया जाए कि इकोनॉमिक आधार पर किया जाए, सामाजिक न्याय पर किया जाए या सांप्रदायिकता पर किया जाए। तो सारे चिंतन मनन के बाद जो बात निकल कर आई कि गांधी जी ने जो बताया उस सोच से प्रेरित होकर वो सरकार जो जनता की इच्छा और अपेक्षा के अनुसार चले और उनके मानदंडों पर खरा उतरे, उसी को सुराज कह सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया जन सुराज। ये भाजपा सुराज और प्रशांत सुराज नहीं है, ये नीतीश सुराज और लालू सुराज नहीं है, क्योंकि जो भी सत्ता में बैठता है वो यही बताता है कि जो मैं कर रहा हूं यही सुशासन है। जो भाजपा के समर्थक और नेता हैं वो बताएंगे कि जो उनकी सरकार कर रही है वही सुशासन है, इसी से राम राज्य आएगा। जो कांग्रेस के लोग हैं वो बताएंगे कि भाजपा ने देश बर्बाद कर दिया, जो हम लोग पहले कर रहे थे वो सुराज था। और कहीं नीतीश जी से मिल लिए तो आपको बताएंगे कि सबको कुछ नहीं आता है, हम हैं सुशासन बाबू, हम जो बिहार में कर रहे हैं यही सुराज है। इसलिए व्यक्ति और दल से ऊपर उठकर जो जनता के नजर में सुराज है उसी को सुराज माना जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ म्यूजियम बन गया है, सड़क बन गई है, नीतीश जी और उनके दल के लोग ये आकर कह सकते हैं कि हमारे सुशासन का नतीजा है कि ये रोड बन गया, म्यूजियम बन गया। लेकिन जिन बच्चों का परीक्षा पेपर प्रश्न पत्र लीक हो गया, या अगर आपके गांव में विद्यालय नहीं है, या आपके घर में कोविड के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, आपके लिए इस म्यूजियम का और रोड का कोई मतलब नहीं। इसलिए इसका नाम दिया जन सुराज। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे पास 1 घंटा ज्यादा समय, आप घबराइए नहीं, आप थक जाइएगा, हम यहाँ खड़े बैठे हुए हैं, आप सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, यही खड़े हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने एक देश को नया दिशा की तरफ छोड़ा है और उसमें आपका 10 साल का जो अनुभव है उस अनुभव को आपने जो हम लोगों के साथ शेयर किया है। और हमारे जन सुराज से जुड़ने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु बड़े बुजुर्ग मित्रगण हैं, मैं उनको अपने तरफ से नमन करता हूं। और एक बार एक जरूर मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधान की सोची ने जो काम हमारे बिहार को नई बिहार की तरफ ले जाने के लिए जो किया है, इसका प्रश्न समस्या नहीं है, इसका एक ही प्रश्न है कि जाति और धर्म से उठ के जब तक आपका सोच नहीं बदल जाता है और आप में महात्मा गांधी और जयप्रकाश जैसे लोगों की भावना आप में जब तक तब्दील नहीं होती है, आप में त्याग की भावना नहीं होती है, तब तक नए बिहार का निर्माण नहीं हो सकता है। पार्टियां आएंगी, सदमे चलेंगी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। इसके लिए आपको आपस में अपना त्याग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और राजनीति करने के लिए जब तक आप अपने परिवार में अपनी दक्षता उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो न गांव में करा पाएंगे, न पंचायत में करा पाएंगे, न प्रखंड में करा पाएंगे, न जिला में कर पाएंगे, न स्टेट में कर पाएंगे, न देश में कर पाएंगे, न पूरे विश्व में कर पाएंगे। प्रश्न है कि क्या हम लोग में से बहुत सारे लोग विधानसभा चुनाव लड़ा और वहां जाति और धर्म का मामला था, इसके बाद आर्थिक व्यवस्था सबसे बड़ी सामाजिक कोण बनी हुई है। क्या पैसे वाले और उस परिवार वाले जिन्होंने आपने कहा कि अगर पूरे बिहार की परिवेश को देख लिया जाए तो परिवार, प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि जाति धर्म और जिसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, अगर उसके पास सामाजिक व्यवस्था बनाने की ताकत है, इसके बावजूद भी अगर वो पिछड़ रहा है तो आप उसको क्या मदद कर सकते हैं? ठीक बात। देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर ध्यान से सुनिए। जो लोग राजनीतिक तौर पर समाज के अगुवा बनना चाहते हैं
जो लोग भी समाज का लोकतंत्र में नेतृत्व करना चाहते हैं, आपको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को समझकर उसका नेतृत्व करना है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब राजनीति करूंगा, क्योंकि वो कभी ना समाज में सब अच्छा होगा न कभी आप राजनीति करेंगे। समाज सुधारक में और राजनीतिक नेता में फर्क है। राजनीतिक जो नेता है, जो अगुवा है, उसको समाज की अच्छाइयों बुराइयों को समझना है और उसको साध कर जीतना है। जीतने के बाद आप समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा जो सबसे ज्यादा बिहार में पूछा जाता है कि जाति के रहते हुए चुनाव कैसे जीतिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लोग बताते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति के आधार पर ही होता है। आप में से ज्यादातर लोग जो ये कहते हैं, आप अगर मन में जाकर पूछिए कि आप किसी दूसरे राज्य में गए हैं चुनाव के दौरान और दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां जाति की व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक में भी लिंगायत का फैक्टर उतना ही है, दलित का फैक्टर उतना ही है, गुजरात में पटेल का फैक्टर उतना ही है, हरियाणा में जाट उतना ही है, आंध्रा में कापू और रेड्डी की बात इतनी ही है। आप गरीब राज्य हैं, इसलिए दिमाग में थोप दिया है कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, सब जाते पर होता है। कि पहले इस बात को कहना बंद कीजिए। जितनी जाति, जितनी बड़ी सच्चाई राजनीतिक दृष्टि से बिहार में है, उतनी ही बड़ी सच्चाई दूसरे राज्यों में है। यहाँ बिहार में लोग बोलचाल में पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, मान लीजिए हमने बताया प्रशांत किशोर, तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरी जाति क्या है, तो तुरंत पूछेगा बाबूजी का नाम क्या है, आप बताइएगा श्रीकांत पांडे, तो फिर कंफ्यूजन हो गया, तो पूछेगा कि ब्राह्मण की भूमिहार है ना। 3 बार कम से कम कितना आंख में पानी है कि 2-3 सवाल करके आपका जात पता करने की कोशिश करता है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैंने चुनाव पूरे सदर इंडिया में कराया है। आप आंध्रा में चले जाइए, आप जैसे नाम बताइएगा प्रशांत किशोर, पूछेगा कौन सी जाति, सीधा मुंह पर। कभी आपने पेपर में किसी विश्लेषक को लिखते हुए देखा है कि आंध्रा में भी जाति है? कोई नहीं बताता। अब दूसरी बात कराइए चुनाव के नजरिए से। आपकी बात है कि जाति पर ही वोट पड़ता है, आप हमको पता नहीं है मान लीजिए, तो 1984 में बिहार में किसको वोट पड़ा? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पूरे बिहार को जीत कर आई थी ना 1984 में, राजीव गांधी जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। आपसे पूछेंगे कि बिहार में कांग्रेस को वोट कैसे पड़ गया, आप बताइएगा कि इंदिरा गांधी के मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति के लहर में भैया सब जात पात का आदमी कांग्रेस को वोट दे दिया। बोलिएगा ना, इसको लिख के रखिए। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? बीपी सिंह के नेतृत्व में पूरा बिहार में जनता दल को वोट पड़ गया, तो आप तुरंत बताइएगा कि अरे नहीं, तो वो फोर्स का बहुत उस समय मुद्दा था, भ्रष्टाचार के नाम पर सारे लोगों ने जनता दल को वोट दे दिया। मान लिया बात को, इसको भी लिख लीजिए। फिर ऐसे 25 एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन आपको 3 देके समझा रहा हूं। फिर 2014 में आ जाइए, पूछेंगे कि जिस राज्य में मोदी जी की जाति का एक आदमी नहीं रहता है, भाजपा 2014 बिहार कैसे जीत गई? आप बताइएगा कि मोदी जी के नाम की लहर थी भैया, कुछ नहीं चला, जात पात सब लोग मिलकर वोट दे दिया मोदी जी के नाम पर। बोलिएगा ना, ये मेरा भविष्य का प्रेडिक्शन नहीं है, जो हुआ है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए, पहले पूरा कर ले फिर सवाल पूछिए। ये क्या 3 घटना क्यों बता रहे हैं? पहली एक घटना है और घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। दूसरा एक मुद्दा है भ्रष्टाचार और उससे उपजी हुई लहर। और तीसरा एक व्यक्तित्व है जिससे प्रभावित होकर लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर वोट किया। ये आपको क्या बताता है कि समाज में वो ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई घटना लोगों को कन्विंस कर ले जाए, लोगों का उस पर विश्वास हो जाए, तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। करेगा नहीं, करके इसी बिहार के लोगों ने दिखाया है। होता यह है कि चुनाव में आप भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हम दिख रहे हैं, तो जनता कहती है कि दोनों तो एक जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं, है ना। तो दोनों जब एक ही जैसा दिखेगा तो स्वाभाविक है कि लोग जात वाले को वोट दे देंगे।
और आप वोट जब जात के नाम पर मांग रहे हैं तो दूसरे जात का आदमी आपको क्यों वोट देगा? कोई नहीं देगा। तो आके बाहर कानून बन जाता है। आप अगर चुनाव से पहले हारने वाला नेता हमसे कोई मिला नहीं आज तक जिंदगी में। चुनाव से पहले निर्दलीय उम्मीदवार जो बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा था, 2 दिन पहले अगर आप उससे जाकर पूछिएगा कि काहे लड़ रहे हो, कैसे जीतोगे, तो वो आपको गणित बता देगा कि मोदी जी को कैसे हरा देने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो उसको 500 वोट आया, तो पूछिएगा क्या हुआ चुनाव के बाद, तो बताता है कि भैया हिंदू मुस्लिम हो गया, भैया सब जात पर हो गया। अरे भाई तुमको पहले भी 500 आने वाला था, ये तुम्हारा भ्रम था कि तुम मोदी जी को हराने वाले। ये सच्चाई नहीं है। और इस बात को कहकर आप बिहार को अपना हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं। हर राज्य में ऐसी जाति की व्यवस्था है। जात अगर आप राजनीति करते हैं तो जाति की खूब अच्छी समझ होनी चाहिए। जाति को समझना और समझकर उसको राजनीतिक तौर पर साधना एक बात है, और जाति की राजनीति करना वो दूसरी बात है। हमको जाति की समझ है, लेकिन जाति की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बोलिए। मेरा नाम अम्बरीश कुमार हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आपने प्रयास ठाना है, ये जो चेंजेस लाने का आपने मन में ठाना है। आई नो कि ये बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है, तो आपके जज्बे को सलाम। तो सबसे पहले हम सवाल पे आते हैं कि आपने बिहार के लोगों को एक ये दिखा दिया है कि हम बिहार को चेंज करेंगे, ऐसा बहुत लोगों ने बोला है। आपने ऐसा क्या लोग बिलीव करेंगे? बिकॉज जो इंटेलेक्चुअल कुछ पढ़े लिखे लोग जो बाहर वर्क कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ऐसा क्या करेंगे जो कि हम पे बिलीव करें। सरकार तो अभी भी है, चल रही है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भी बेंगलोर में पढ़ता था, बिहारी सबसे लोग बहुत परेशान था, तो लोग मुझे मैं बोलता था कि मैं बिहार को चेंज करूंगा, तो लोग मुझे बोलते थे तुम क्या करोगे ऐसा, तो मैं मजाक में बोलता था कि मैं बिहार में एक ऐसा कंट्री बनाऊंगा जहां तुम लोगों को आने के लिए वीजा का जरूरत पड़ेगा, उसके बॉर्डर्स लेजर से बने होंगे, दीवार सोने का बनाऊंगा। सो दिस ऑल आर इमेजिनरी, यू कैन मतलब समझ सकते हैं। सो आप ऐसा क्या करेंगे, उस पर हम दो सब चीज आपका आगे का प्लानिंग जानना चाहेंगे। दूसरा, बिहार के जो कुछ लोग हैं जो कुछ बेसिक चीज से परेशान हैं, जैसे सरकार ने तो रोड बना दिया, साफ कर दिया, लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि उस गुटखा साफ करने में कितना पैसा खर्च हुआ? या किसी कॉलोनी में रोड बन गई जहां ट्रक्स अलाउड नहीं है बालू आने के लिए और वो नाला 4 जगह टूट गया, आपके पास ऐसा कोई डेटा है? या आगे आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि इन परेशानियों से आप? ठीक बात। 2 बात समझिए, लोकतंत्र में स्थिति को बदलने की जो जिम्मेवारी है वो लोगों की है। तो मैं दूसरों से अलग क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले जैसे संविधान में ऊपर लिखा हुआ है, पहला प्रस्तावना शुरू होता है वी द पीपल। मैं प्रशांत किशोर नहीं, मैं आरजेडी जेडीयू नहीं, मैं बीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस नहीं, वी द पीपल। कि पहले साल 2 साल लोगों को सुप्रीम मानकर उनसे जानना, सीखना, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, बिहार के विकास के लिए जो 15 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, ऐसे 15 पहलुओं पर 10 साल का खाका खींचने के लिए 250 लोगों को देश विदेश से मैंने इकट्ठा किया है। पैसा देकर नहीं, दुनिया भर में बिहार के लोग भरे पड़े हुए हैं। मैं हार्वर्ड कैनेडी गया था बोलने के लिए 3-4 साल पहले, वहाँ 32 लड़के मिले। वो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करने वाले जो लड़के हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या बिहार के लड़कों की है। ऐसे पूरे देश विदेश से 250 लोगों को इकट्ठा किया है, उनको बताया है कि भाई ये 15 साल का खाका 15 सब्जेक्ट में जो बिहार को विकसित बनाने के लिए जरूरी है, इसका एक खाका खींचो। इसमें बताओ कि शिक्षा कैसे सुधारा जा सकता है, स्वास्थ्य कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये उन लोगों की सोच है, वो पब्लिक की सोच नहीं हुई।
उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं जो हर गांव-गांव जाने का। एक बार पदयात्रा खत्म हो गई, लोगों से मिल लिए, उनका सुझाव सब ले लिया, तो उनके सुझाव और ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है उनका ड्राफ्ट दोनों को मिलाकर बिहार के विकास के लिए 10 साल का ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में डालेंगे पदयात्रा खत्म होने के 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपके और सब बिहार के लोगों को ये अवसर होगा कि आप पढ़िए कि शिक्षा, ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा सुधार देंगे, ये भी बताएंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। उसमें सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए। अगर अच्छा लगे तब जुड़िएगा। पार्टी तो बना नहीं रहे हैं, वोट मांग नहीं रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि एक दिन में इसको नहीं किया जा सकता है। मेरा जो अनुभव है इसको कोई आदमी, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। एक बार नीचे, मैं अभी गया था वैशाली, आपने यहाँ सुपर 30 का एग्जाम्पल सुना होगा, रोज किससे कहानियां आप पढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज में कैसे अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं वैशाली गया, वहाँ एक शिक्षक है जिनको सब लोग गुरुजी बताते हैं, यंग लड़के हैं, 40 साल 45 साल के होंगे। वो एक संस्था चला रहे हैं जिसमें 5000 बच्चों को 5000 बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं। 900 बच्चे वहां से कम्पीट करके आज अलग अलग सेवाओं में हैं। कोई नहीं जानता है, कोई पत्रकार खबर नहीं कर रहा है, और उसको नीचे समाज के लोगों ने, जो लड़के नौकरी मिल गई, वही वापस आकर कोई पंखा लगा रहा है, कोई बेंच लगा रहा है। मैं वहां गया था, मुझे सामने दिखा 1000 बच्चे जमीन पर बैठ के, समाज के सबसे गरीब तबके से आने वाले लोग, ये काम हो रहा है। बिहार के हर पंचायत में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज सुधार के लिए, सफाई के लिए, अलग अलग स्तर पे। जरूरत यह है कि उन लोगों को पहचाना जाए, उनसे उनको जोड़ा जाए, उनको मौका दिया जाए। कोई एक आदमी प्रशांत किशोर समझा नहीं सकता है। इस भावना को मन से निकालिए कि प्रशांत किशोर आएंगे तो सुधार देंगे, इसी का लोग फायदा उठाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, मुझे मुखिया जी लोग मिलने आए थे, पूरे राज्य के बड़े परेशान हैं, नीतीश जी की सरकार ने उनका सब पावर ले लिया है। हमको बताया कि भैया 8000 से ज्यादा मुखिया हम लोग हैं, आपके मंच के संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि 4-5 टिकट हम लोगों को मिलना चाहिए, मुखिया लोगों को। मैंने उनको बताया कि यही स्थिति है जिसकी वजह से आपकी ये दशा है। अगर आप 8000 मुखिया साथ में आकर दल बना रहे हैं या दल बनाने में कंधा लगा रहे हैं, तो दल के संविधान में ही लिखिए कि कम से कम 10% टिकट जो है वो पंचायती राज से जीत कर आए हुए लोगों को मिलेगा, ताकि आपको प्रशांत किशोर का चेहरा न देखना पड़े। आज मैं खड़े होकर जो बोल रहा हूँ, कल आपके सहयोग से जीत कर ऊपर चला जाऊंगा तो सबसे पहले प्रश्न करने वाले का यही दरवाजा बंद कर दूंगा, भैया इनको आने मत देना, ये आएंगे तो बहुत टेढ़ा बेड़ा सवाल पूछेंगे। इसलिए व्यवस्था बनाते समय ही उसको ऐसा बनाया जाए कि कोई आदमी उसको हाईजैक करके भागने ना पाए, उसमें प्रशांत किशोर भी इंक्लूड होना चाहिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद। मैं रिंकी कुमार भाट विधानसभा से, मेरा प्रश्न है सर कि गांव के लोग होंगे, प्रशांत किशोर कैसे बने? भैया मैं भी गांव से ही आता हूँ, यही सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। ऐसा नहीं है, लोग बता रहे हैं, आपने बताया कि धन बल नहीं है, बाहुबल नहीं है। हमारे पास तो धन बल बाहुबल नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बनाई है कि कोई धन बल वाला सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कितना भी धन लाइएगा तो हमारे सामने चुनाव में टिक नहीं पाइएगा धन के मामले में। इसलिए नहीं कि हमारे अकाउंट में पैसा है। आज देश में 6 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर उनके बनने में हमने कंधा लगाया है। हमको जरूरत पड़ेगी तो टिकट नहीं बेचना है, हमको उनसे कहना है कि हमारी मदद कीजिए एक नई चीज बनाने में, और लोग मदद करेंगे। समाज में काम कीजिए, समाज नेता बनाता है। दिक्कत ये है कि जितने यूथ है, जितने युवा लोग हैं, आपको नेता बनने का रास्ता ही गलत मिल गया है। आप किसी नेता के साथ चिपक जाते हैं, सोचते हैं कि इनका झंडा लेके घूमे, भैया को पानी पिलाएं, इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, फिर कुछ दिन के बाद हमको ये जगह दे देंगे। अरे वो बेवकूफ है भैया कि अपना जगह छोड़कर आपको दे देंगे, कभी ऐसा हो सकता है?
10 साल के बाद उसको लगता है जब आपका आकांक्षा बढ़ने लगा तो आपको सबसे पहले धक्का मार के बाहर करता है। तो फिर आप कहते हैं कि हम तो बड़ा ठग लिया, 10 साल मेहनत कर रहे थे, इनके साथ लगे हुए थे, इन्होंने हमारी मदद नहीं की। अरे भाई आप गलत ट्रेन पर चढ़ के जा रहे थे। देखिए नेता जो है वो समाज बनाता है। एक बार आप नेता बन गए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता आपको चुनकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है। कोई नेता और पार्टी किसी को नेता नहीं बना सकती है। टिकट किसको मिलता है? जिसको समाज में नेता माना हुआ है। नेता समाज बनाता है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस समाज को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए कम से कम अवेलेबल होइए। हम आकर आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आपकी समस्या नहीं सुलझा रहे हैं, आपको रोजगार नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, आप क्यों सुनने आए हैं? हम यहाँ पर प्रश्न आपका जवाब देने के लिए खड़े हैं। आप अपने गांव में भी लोगों के लिए खड़े होइएगा तो बात आपको समझ में आएगी, लोग मानेंगे कि ये ठीक आदमी है। नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक शेखर हुआ सर। मैं पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप बिहार आए और यहाँ पे अपने काम करने की ठानी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जी, ये मैं कोई बधाई का पात्र नहीं हूँ। इस मिट्टी का कर्ज भी है, बिल्कुल इसी मिट्टी से उठ कर गए हैं। अगर हमारे जैसा आदमी देखिए, हम जब स्कूल से निकले होंगे कॉलेज से तो किसी दूसरे बच्चे की तरह सोचते थे कि 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाए। अगर वहाँ के मुकाबले जहाँ पहुँच गए हैं, अगर हमारी हिम्मत नहीं होगी, अगर हम नहीं प्रयास करेंगे तो कौन दूसरा हिम्मत करेगा प्रयास करने की? बिल्कुल सही बात है सर। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। बस धन्यवाद इस बात की थी कि आज के जो करंट सिनेरियो में इतने पॉलिटिकल पार्टीज उससे लोग तंग आ चुके हैं, यूथ जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आगे काम करना है। आप आके सर उस वैकेंट स्पेस को भर रहे हैं जो बहुत जरूरी था, इसलिए सर आपको धन्यवाद दे रहे थे। और दूसरी बात सर, क्वेश्चन मेरा है सर, जैसे जितने भी आपने मूवमेंट की बात की, जैसे 1984 में जो इलेक्शन हुआ या 1989 में हुआ या मोदी जी का 2014 में इलेक्शन हुआ, सबके पीछे कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। शायद 1984 में जैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई या 1975 में जो जेपी आंदोलन था, सबके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था जो लोग तंग आ चुके थे और लोग उस मूवमेंट से जुड़े। मेरा सर कहने का आपसे क्वेश्चन है कि जो ये मूवमेंट होगी, जो ये जन यात्रा होगी, उसका सर आत्मा क्या होगी? कौन सा एक मुद्दा जो आप सबसे जरूरी समझते हैं जिससे हम अपने मित्रों को समझा सकें कि प्रशांत किशोर से जुड़िए, हमारे साथ आगे? धन्यवाद। सही लोगों की पहचान और उनको मौका देना। जो समाज के किनारे बैठा हुआ है, आप अपने मित्रों को बताइए। हर आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो जैसे समाज में हर आदमी डॉक्टर नहीं हो सकता है, हर आदमी शिक्षक नहीं हो सकता है, हर आदमी व्यवसायी नहीं हो सकता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चुनते हैं। वैसे अगर समाज के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 8 से 10% लोग राजनीति से सीधा ताल्लुकात रखते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि अगर भाई तुम्हें राजनीति करनी है तो ये मौका है, तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, अपनी क्षमता के अनुसार जुड़ सकते हो, क्षमता है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। इतना ही बताना है। उनको बताइए। उनको नहीं बता सकते हैं तो हमको बताइए, हमारे नंबर पर फोन करके बताइए कि भैया ये 10 आदमी हैं, इनको जरूर साथ में जोड़िए। ये लोग कल अगर जीत कर आ जाएंगे, इनका हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इतना ही चाहते हैं आपसे मदद। आपके पास फेसबुक होगा, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, लोग बताते हैं कि हम भैया पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करें कि ये करें, कोई चिंता की बात नहीं है, पहले पढ़ाई कीजिए। जो आदमी अपनी चिंता नहीं कर सकता है वो समाज की चिंता क्या करेगा? लेकिन पढ़ाई करते करते जो दिन भर गाना भोजपुरी देखते हैं उसको थोड़ा कम करके 5 मिनट पे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात, तो 5 मिनट फेसबुक पर लिखिए कि ये अच्छा प्रयास है। फेसबुक पर मान लीजिए आपके साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी पता चलेगा। आप यहाँ मीटिंग में आए हैं, हिंदी में, भोजपुरी में, अंग्रेजी में, जो भाषा समझ में आती है, अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर जाकर लिखिए कि मेरा अनुभव ये रहा, ये आदमी ठीक है, ये आदमी खराब है, बकवास कर रहा है, उसको लिखिए, चर्चा में ले आइए। अपने आप लोग समझेंगे उससे कि जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। महोदय नमस्कार सर। सर मैं सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट से एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ सर। मैं विद्यार्थी जीवन से सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ और
और हजारों टीचर रिटायर करते हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट के रूप में रिटायरमेंट के बाद एक्टिव रहते हैं हजारों में एक। तो सर मेरा पहला सवाल तो यही होगा, केवल 2-3 बातों में कहूंगा कि क्या जेपी आंदोलन के तरह जेपी आंदोलन की व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हुआ और उनके चेले चपाटी आज तक शासन कर रहे हैं, आप कह चुके हैं, इसलिए इस बात को मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं, तो वही हासिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मेरे पास 5 मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग मुद्दे बात कर रहे हैं सर। मैं अपनी समाज का एक संगठन करता हूँ, एक संगठन भी चला रहा हूँ, इसमें मेरी लिखी हुई पुस्तिका है, सारा इसमें डाटा है, सारा एजेंडा है, लेकिन 5 एजेंडा मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो सरकार बनाने के बाद भले आप करें, लेकिन 1-2 पर तो आपको फोकस करना जरूरी होगा। तो पहले मैं उसी को बताया, यहाँ की वर्तमान चुनाव प्रणाली एक तरह से वो लोकतंत्र को विफल कर रहा है, ये मेरी मानना है, सही बात है, लोकतंत्र को विफल। तो वर्तमान चुनाव प्रणाली में आप कैसे सुधार करेंगे, ये तो शायद सरकार बनने की बात ही संभव है, ये मैं भी जानता हूँ। दूसरा, अपने आप राजनीतिक प्रणाली एक भ्रष्टाचार का वो जड़ ही नहीं विशाल बट वृक्ष है, ये बात भी सही है, इसको आप कैसे करेंगे। और 2-3 पॉइंट है, सबसे बड़ी बात शिक्षा, समान शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति क्या सरकार बनाने पर इस पर विचार करेंगे। आपने पहले कह चुके, मैं करूंगा, उसकी देखूंगा, लेकिन सर तुरंत मैं काउंटर आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि हमारे छोटे छोटे समाज में बहुत जगह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय नीति बनता है उससे पूरे समाज लाभान्वित होते हैं। छोटे छोटे प्रयास वो भी सफल होगा, लेकिन राष्ट्रीय नीति बनने से हो तो क्या समान शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति पर आप काम करेंगे चुनाव के बाद। और दूसरा कि अनिवार्य गरीबों अवसर है कि गरीबों के लिए अनिवार्य जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है कितना रखेंगे, वो भी होना चाहिए। और तीसरा अंतिम कि इस देश में भले समाजवाद हमारा संविधान में उद्देश्य में है, तो समाजवादी पैटर्न पर अमीरों के लिए वैसे व्यक्ति जो कोई उद्योग नहीं चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं, उनके संपत्ति का कोई सीमाबंदी आप करेंगे क्या। धन्यवाद। जो आपने जो मुद्दों की बात की है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उसका जवाब मैंने पहले दे दिया है, इसलिए कि अगर उन मुद्दों पर जो मैं बोलूंगा वो बिना लोगों से पूछे हुए उससे पहले करने की बात है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो पहली बात आपने पूछी जेपी आंदोलन की, तो इस बात को पहले समझिए। जेपी आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए नहीं था। जेपी आंदोलन देश में उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको हटाने के लिए था। हम क्रांति में मेरा यकीन नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मेरा क्रांति में यकीन नहीं है, इसलिए कि क्रांति से अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मानवता के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर छोड़ दीजिए, फ्रांस की क्रांति को अगर छोड़ दीजिए, तो किसी क्रांति से समाज का बहुत बड़े स्तर पर फायदा नहीं हुआ है। क्रांति से आप समाज किसी सरकार को हटा सकते हैं। जेपी रेवोल्यूशन हुआ, इंदिरा जी को आपने हटा दिया, लेकिन उससे व्यवस्था नहीं बदली, जो थी वैसे ही रही। उनका बहुत सम्मान है, बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनका जो मोटिव था वो मोटिव ये था कि उस समय की इंदिरा जी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि मुझे नीतीश जी को उखाड़ फेंकना है, कि मुझे भाजपा को उखाड़ फेंकना है। मैं बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूँ जिसमें सही लोग साथ में आकर अगले 5 साल 10 साल लगातार प्रयास करने का जिनके पास अवसर हो, जिससे बेहतर बिहार बनाया जा सके। मैं क्रांति में नहीं, जन आंदोलन में यकीन रखता हूँ, उसी के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले इस काम के लिए। मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, विंग कमांडर हूँ, उमेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम है, पटना जिले से हूँ और आपसे ट्विटर पे भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं चीज़ों को देखता हूँ, अपनी बहुत सारी बातें बखूबी बता दी, अपने प्लान भी रखे। हमारे मन में ये सवाल था कि आप दल का निर्माण करेंगे, उसका भी आपने क्लैरिफाई कर दिया कि
पहले मंथन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और वो सही भी है। और मैं भी मानता हूँ कि इस मिट्टी का कर्ज है यहाँ पे। तो आज आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं एयरफोर्स की नौकरी से रिजाइन दूंगा और आपके साथ जुड़ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, मैं शशि शेखर प्रसाद सिन्हा सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और बहुत छोटी सी उम्र में हमने जेपी आंदोलन में भाग लिया और कैरियर को बर्बाद किया। बहुत छोटी सी उम्र में मैं आपको बता रहा था कि क्रांति से करियर नहीं बनता है। नहीं, अपने कैरियर को, शैक्षणिक कैरियर को हम लोगों ने बर्बाद किया और हमारे ऐसे हजारों लड़के बर्बाद हो गए, क्योंकि संपूर्ण क्रांति को जितना मैं पढ़ा वो निचोड़ पर नहीं पहुंचा कि उनको क्या रहे थे संपूर्ण क्रांति में, ये मैं नहीं समझ सका, आज तक नहीं समझ सका है। और उनके जो बच्चे हुए उससे ज्यादा करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में भारत में कोई हुआ ही नहीं। जेल गया, क्या किया, कहां किया, सब देख रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि अंग्रेज देश पर शासन किए, कांग्रेस की सत्ता आई, व्यवस्था नहीं बदला, वही अंग्रेज का सिस्टम कांग्रेस शासन ने अडॉप्ट कर दिया। फिर 75 में के बाद जो 77 में जो परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का शासन जनता पार्टी ने अडॉप्ट कर लिया और फिर वो यही चल रहा है। अपने देश में जो आईएएस हैं ये अपने को भगवान समझते हैं और आईएएस होने के बाद अपने बाप को भी नहीं पहचानते हैं। ये मैंने देखा है, अपने गांव में देखा है। अपने बाप से बात करने में उनको लज्जा होती है, शर्म होती है। तो ऐसी व्यवस्था में आप बदलाव के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात। दूसरा प्रश्न है जो बड़ा गंभीर प्रश्न है कि राजनैतिक सत्ता धन प्राप्ति की एक इंडस्ट्री बन गई। लोग राजनीति इसलिए धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य को दिखलाने के लिए कर रहे हैं और जनता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया गया कि उसको हकीम की तरह जात पात धर्म इस सब में उसको बुझाया गया है। इससे निकालने के लिए बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है समाज में। मैं 100 दिन से ऊपर आमरण अनशन कर चुका हूं। सत्ता से मैंने लड़ा है लालू यादव के शासन में। 2002 में जब मैं आमरण अनशन पर था तो वहां पर पहुंचे हुए लोग मुझको कहते थे कि ये पागल बन जाएगा, लालू यादव किसी की सोचता है फलना जात का है और लालू यादव इसको पहले मार देगा। मगर मैंने आमरण अनशन किया और दिग्विजय हुआ वहां पर अपने आत्मबल से। लोगों ने मुझको कहा और आज भी लोग बड़ा इज्जत करते हैं। तो मैं आपसे सहमत हूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, वहां लड़ाई लड़ने की जरूरत है। परंतु प्रशांत जी, सबसे बड़ी समस्या है कि हम लड़ाई पैसा कमाने के लिए लड़ने जाते हैं। हम भी बेईमान है, सेवा का भाव खत्म हो गया और आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो सत्ता आई, सारे नेता ईमानदार थे कांग्रेस के, इसलिए सत्ता पर लोग की उंगली नहीं उठ रही थी, उनके ईमान पर नहीं उंगली उठ रहा था। इसलिए आज गंभीरता से इन बातों को सोचने की जरूरत है कि वास्तविक व्यवस्था परिवर्तन के लिए और इन आईएएस और आईपीएस के चंगुल से बिहार को निकालने के लिए, क्योंकि ये सब विकास विरोधी है और बेईमान है। ठीक, देखिए, मैं जहाँ आपका क्या, मैं जहाँ जाता हूँ बिहार में एक चीज आपको हर जगह सुनने को मिलेगी जो आप बता रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। अब आप और हमको ये विचार करना चाहिए कि अफसरशाही क्यों हावी है। जो आपने आईएएस की बात कही, लेकिन गांव में जो कर्मचारी है, जो रसीद काटने वाला, वो भी बिना पैसे का काम नहीं कर रहा है। मैं नीचे गया तो लोग बता रहे हैं कि 40,000 का फिक्स है रेट। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा चाहिए 40,000 रुपया देना पड़ेगा।
जाति प्रमाण पत्र बनाना है पैसा देना पड़ेगा, डिग्री सर्टिफिकेट निकालना है पैसा देना पड़ेगा। सब लोग बताते हैं भैया अफसरशाही हावी है। मेरी समझ से अफसरशाही दो वजह से हावी है। या तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो नालायक हैं, उनकी जो काबिलियत है वो काबिल नहीं है कि अफसरशाही के ऊपर कंट्रोल रख सकें, या फिर उनके साथ वो शामिल हैं उस लूट की व्यवस्था में। तो या तो आप शामिल हैं या आप नाकाबिल हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। जब सही लोग चुनकर आएंगे, अगर कहीं दोनों भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अफसर के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो अफसर तो आप पर हावी रहेगा ही। संविधान में तो जनप्रतिनिधि को ऊपर बैठाया गया, लेकिन जब आप बन गए वहां चेयर पर बैठ गए तो पहले अपने नीचे अफसर को बुलाकर कहते हैं कि पैसा का जुगाड़ कहां से होने वाला है, तो अफसर आप पर हावी हो जाता है। या जो लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं वो इतने बेवकूफ हैं या उनकी काबिलियत ही नहीं है कुछ, तो उनको अफसर भी एक तरह से माप लेता है कि वो कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। दूसरी बात आपने बताया कि सब व्यवस्था में धीरे धीरे खराबी आ गई है, लोग चोर हो गए हैं। देखिए उसकी एक बड़ी वजह क्या है। मान लीजिए कि मैं आपका विधायक हूं, मैंने चोरी की, मैंने काम नहीं किया, तो आपने मुझे या जनता ने मुझे हटा दिया, तो हमको हटाकर आप चुनकर किसको लाए? इनको लेकर आए। ये कौन है जिनको 5 वर्ष पहले आपने मार के हटाया था, वही फिर आ गए। तो जब ये आए हैं तो अब 5 वर्ष का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करना चाहते हैं, इसलिए और तेजी से करप्शन करते हैं। और आपको दिखता ये है कि दिनों दिन समाज में करप्शन पॉलिटिशियंस में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनता पागल नहीं है, जनता तो त्रस्त है। जो जो बहुत करप्ट उसको हटाता है, फिर जिसको लेके आता है वही है जो पहले करप्ट था, तो सोचता है 10 साल का जो नुकसान हुआ उसको भी जल्दी से पूरा करो, आगे फिर कहीं हटे उससे पहले वसूली कर लो, 10 साल फिर रहना है। 10 साल लोगों ने बहुत परेशान किया है, इसीलिए करप्शन की रफ्तार आपको दिखती है कि बढ़ती जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि 1250 से 1500 परिवार के बाहर कोई है ही नहीं, उसी में से आप किसी को चुनिएगा, किसी को हराइएगा, किसी को जिताइएगा, अवसर ही नहीं है। अगर आप अपने को बेहतर मानते हैं या समाज आपको बेहतर मानता है, मान लीजिए कि आप गांव के मुखिया हो जाइएगा, तो जरूर उस जो अभी मुखिया है और अगर वो चोर है तो उसके मुकाबले कुछ आप अच्छा कीजिएगा। तो पूरी व्यवस्था, पूरी सोच इस पर टिकी हुई है कि समाज में अच्छे लोगों को ढूंढ कर लाया जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रयास भी उसी के लिए कर रहे हैं। पार्टी बनाना 1 दिन 1 हफ्ते का काम है, चुनाव लड़ना 6 महीने का काम है। ये जन सुराज की सोच और पेपर की शिक्षा कैसे सुधरेगी, रोजगार कैसे सुधरेगा, वो एक दिन 1 महीने 2 महीने में हो सकता है। समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये पूरा लंबा 1.5 साल 2 साल का प्रयास कर रहे हैं। मैं संजीव आनंद, पटना सिटी अधिवक्ता संघ का सहायक सचिव हूँ। देख नहीं पा रहा जी। मेरा प्रश्न है कि अभी आपने जैसा कि बतलाया कि 1250 परिवार के सदस्य बिहार में है, सिर्फ वही घूम रहे हैं। मेरा कहना है कि आज जिस तरह से यहाँ एक छोटी सी उपस्थिति संस्कृति में अच्छी खासी संख्या मिली है, हर जगह घूम रहा है और लोग परिवर्तन भी चाह रहे हैं, तो यह परिवर्तन जब आएगा, अच्छा जब आने वाला होगा, तो चुनाव जब लड़ने की परिस्थिति आती है, चुनाव होगा, तो कहीं यह तो नहीं होगा कि जो पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक है, जो जिताव उम्मीदवार के नाम पर कहीं आप तो नहीं उसको एडॉप्ट कर लेंगे और उसी पर फिर अपना सट्टा लगा देंगे। धन्यवाद। इतना बेवकूफ तो मैं शक्ल से नहीं दिखता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो आपको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि आप जो लोग अभी पार्टी में हैं, दूसरे दलों में, उन पर कंप्लीट प्रतिबंध लगा दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि उनमें से किसी को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मेरी नजर से वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि कोई भी दल हो उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अभी तो हमको सबको मौका देना चाहिए, अगर वो आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन हमने रास्ता ही इतना लंबा और टेढ़ा बनाया है
कि ज्यादातर उसमें से पहले आएगा ही नहीं। जहां मैं बताऊंगा कि 1 साल पैदल चलना है तो कौन चलने वाला है, पहले भागेगा, नहीं वो आने वाला है, उसकी चिंता मत कीजिए। और जो नीचे से मेहनत करके जाएगा, फिर वही बात मुखिया जी वाली हो गई। आप पूछ रहे हैं कि आप नहीं दीजिएगा टिकट, दल का जो नेतृत्व होगा अगर वो सामूहिक रहे और लोकतांत्रिक रहे तो प्रशांत किशोर अगर मान लीजिए बदल भी जाए तो 4 आदमी जरूर मेरा हाथ पकड़ लेगा कि भाई मत करो ऐसा, तुमने पहले कहा था। प्रयास वही है, जब आप नींव डाल रहे हैं घर की, अगर नींव ठीक पड़ेगी तो ही उस पर इमारत बन पाएगी। कि टिपकारी करके और रिपेयर करके हमने 10 साल देख लिया दलों के साथ, होता नहीं है, बात बनती नहीं है। अभी हम बंगाल में चुनाव लड़ाए हैं, 142 नए लोगों को टिकट दिया है, लेकिन अगर आप मुझसे कहिएगा कि क्या एकदम व्यवस्था बढ़िया हो गई तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि व्यवस्था अच्छी हो। इसलिए ये लंबा रास्ता लिया है। और ज्यादातर ऐसे जो लोग हैं वो टिकने वाले नहीं हैं, वो बाहर बैठ के देखेगा, लास्ट में जब भीड़ हो जाएगी तो चढ़ने आएगा, तो सीट तब तक पहले ही भर गई होगी। कोई गमछा डालकर रिजर्व करने वाला सिस्टम नहीं है ट्रेन में। प्रशांत किशोर की जय हो, बिहार की जय हो। मेरा प्रश्न ये है कि सारे 1500-2000 फैमिली के लोग ही राजनीति में आ रहे, तो राजनीति में आने के लिए कौन सा बैकग्राउंड होगा, कितना एजुकेशन होगा? हम सर पटना में 30 साल से ऑटो चलाते हैं। जो लहर जो करेजा में आपका दर्द है वही लहर करेजा में मेरे भी दर्द है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। इर्द गिर्द मेरे दोस्त यार जितने भी गांव से आए, कोई ना कोई पार्टी से ज्वाइन है, मगर हम आज तक कोई ऐसा पार्टी में नजर नहीं आया जिसमें मेरा नाम जा सके। इसमें आपकी एक नजर आए तो लगता है कि यहाँ से चिंगारी लग सकती है। बताइए क्या गरीब आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है ये बदलने में? देखिए, आप अपने को गरीब बता रहे हैं, खड़ा होके ये सवाल हमसे कर सकते हैं, ये पहली परिवर्तन का निशानी है। मुखिया बन जाता है तो 4 को गन में लगाकर अगल बगल खड़ा होता है, आप उसके करीब पहुंच नहीं सकते हैं। सवाल पूछना तो छोड़ दीजिए, है ना? किसी विधायक से जाकर मिलने जाइए, 5-7 गन में लगा के रखा है, जिसको कुत्ता भी नहीं काटने वाला है वो भी बता रहा है जैसे उसी को कोई मारने आ रहा है। हम यहाँ अकेले ही न चल रहे हैं, आप खड़े होकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, 1 बार नहीं 4 बार पूछ सकते हैं। यही परिवर्तन की शुरुआत है और इसी विश्वास से आप आए होंगे, उस विश्वास पर कायम रखना है। लेकिन मैं बार बार जो कह रहा हूँ, मेरे कथनी पर मत जाइए, मेरी करनी को देखिए और हम पर वो दबाव बना कर रखिए कि कोई गलती हो तो उस पर माफ मत कीजिएगा, तभी हम सही रास्ते पर रहेंगे। हेलो सर, मेरा नाम डॉक्टर विमलेश यादव पड़ेगा जी। मेरा नाम शुभ नाम डॉक्टर विमलेश यादव पड़ेगा। मैं शाहपुर विधानसभा भोजपुर जिला से हूँ। सर, लोकतंत्र में 3 चीजें होती है, जवाबदेही, डर और जिम्मेवारी। तो सर, आप किंग मेकर बनकर ये तीनों चीजें तो नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बिहार या अदर राज्यों में करप्शन खत्म नहीं हुआ, इसकी जिम्मेवारी आपको भी दी जाती है। तो क्या पहले ही बताया कि क्या गाली दे रहे हैं? 1 मिनट सर, तो क्या आप किंग बनकर जवाबदेही, जिम्मेवारी और डर, क्या ये आपके साथ लागू होगा? क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं? हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हम ही किंग होंगे? आप क्यों अपने पर भरोसा है ना कि आप अगर बन जाइएगा तो आप नहीं कीजिएगा? अगर आप वहां मुखिया बन जाइएगा, आप विधायक बन जाइएगा तो आप तो नहीं चोरी कीजिएगा। अपने पर भरोसा रखिए। हमारा काम ये है कि आपको मौका दे कि आप वहां पहुंच सके। नहीं सर, अभी आपने बोला कि मुझे 6 राज्य का सीएम मेरे साथ है। साथ नहीं है, आपने बात को सुना नहीं। और 6 जगह मैंने सरकार बनाई आपने बोला, बाकी सर 6 जगह ये 3 चीजें जो है लागू तो हुआ नहीं। बिहार में कहीं ना कहीं आपने बोला 7 नीचे योजना में हम थे, बल्कि वो धरातल पे नहीं आई। तो सर क्यों ना नहीं आई, इसका जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो बनती है सर। बिल्कुल बनती है, इसीलिए मैं सामने खड़ा होकर पसीना बहा रहे हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप उस चीज को जिम्मेवारी लेंगे? मैं 100 बार कह रहा हूँ तो मेरे पर भरोसा मत कीजिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं बात। तो सर किस पे भरोसा किया जाए? अरे जिस पर हो उसको कीजिए, हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं। वोट मांगने की बात सुनिए, लोकतंत्र में भरोसे का मतलब क्या है?
आप उनको वोट दीजिएगा, आपसे पैसा मांगेंगे, अपने नाम का झंडा बैनर लगाने के लिए कहेंगे। तीनों में कोई चीज आपको कहे हैं? आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, नोट मांग नहीं रहे हैं, अपने नाम का झंडा बैनर लगाने के लिए कह नहीं रहे हैं, खाली ये कह रहे हैं इस बात को सुनिए, अच्छा लगे। वोट तो 3 साल के बाद होगा ना, तब तक भरोसा होगा तो दीजिएगा, नहीं तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं साहब, तो क्या आप ये जन स्वराज बनाए हैं, तो क्या नेक्स्ट मैंने आगे चलकर किसी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिएगा या खुद का पार्टी बनाइएगा? कहीं ना कहीं तो किंग बनना है ना सर। अब ये आप ही की सोच है। अगर किंग ही बनना होता और दल के साथ गठबंधन करना होता तो करने में 5 दिन लगता है बिहार में, नहीं तो 5 दिन लगता है। 2 जून को आए, 2 जून 2015 में आए थे। कल तुझे तो सवाल कर लो यार, मुझे बोल लेने दीजिए। 2 जून 2015 में आए थे, नवंबर में सत्ता बन गई उस गठबंधन का जिसके साथ थे। उसके लिए 4 साल पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझिए। सर डेमोक्रेसी में, एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी में सर। हाँ हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक सर? जी साहब। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा एक नए कदम उठाने के लिए, बिहार को नया मौका के देने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं गोपाल कृष्ण और मैं पटना में रहता हूँ, लेकिन ऐसे मेरा घर बाढ़ के पास है और मैं प्रोफेसर से इंजीनियर हूँ और मैं 5-7 साल अमेरिका में बिताया। मैं कैलिफोर्निया में था और न्यूयॉर्क वगैरह में रहा और उसके बाद 3-4 साल में लंदन में भी रहा। तो 10 साल से बाहर था, लेकिन मैं बाहर फिजिकल था, मेंटली बाहर नहीं था। मेंटली मैं राजनीति से जुड़ा हुआ रहा और हर चुनाव वगैरह वगैरह पर जो हो सकता था मैं उस पर नजर रखता था। तो जब आपने डिसीजन किया और मैं मौजूद पटना में था तो मैं सोचा कि मुझे आना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया और मुझे मिलने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा एक सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है कि गुलामी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक गुलामी और एक मानसिक गुलामी। अभी मैं जो देख रहा हूँ पिछले 8 साल से, जो मैं देख रहा हूँ कि भारत के इतिहास में 40 सांसद बीजेपी जेडीयू के हैं, मौजूदा सरकार बिहार में उनकी है और केंद्र में उनकी सरकार है, 92 है उनकी सरकार। उसके बावजूद भी बिहार में फैक्ट्री तक नहीं लगा। तो क्या मैं ये मानूं कि 40 सांसद थे ये मानसिक गुलाम है? शारीरिक गुलाम तो गरीब होता है, मानसिक गुलाम शिक्षित होता है। और मेरा जो सर्वे कहता है, मेरा जो आकलन कहता है कि जो शिक्षित लोगों ने बिहार की धरती से सब कुछ लिया, सीखा और बिहार को धोखा देने का काम किया और बिहार के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। आपसे भी अभी मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो आप आए ही, 10 साल बाद में कहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक गुलामी को भी कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस कलयुग में आप हरिश्चंद्र मत ढूंढिए, आप ढूंढिए एक ऐसा चीज जो बीच बीच का रास्ता हो। जैसे मान लीजिए मैं बेंगलोर और हैदराबाद में काम किया, बेंगलोर और हैदराबाद में काम किया, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर पार्क बनाने में नेताओं ने कमाया होगा, रियल एस्टेट ने कमाया होगा, लेकिन उसका एक और पर्पस है, जो जॉब भी आएगा। तो हम ये कहेंगे आपसे कि कभी भी मानसिक गुलामी नहीं कीजिएगा, ये आत्मा को दूषित करता है। ठीक है सर, सुझाव आपका सर माथे पर, संपर्क में आप रहे जी और आगे सुझाव भी देते रहे और दबाव भी बना कर रखे। देखिए अभी सारे प्रश्न मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे से आपको बता रहा हूँ, सारे प्रश्न तो खत्म नहीं होंगे जी। आपसे जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप परिचय कर रहे हैं जी, मेरे से बातचीत आप करते रहिए जी। मैं ऐसी मीटिंग रोज तो नहीं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन पटना में करता हूँ जब रहता हूँ। तो आइए मिलिए, सवाल कीजिए जी। आप मेरे से ट्विटर पर भी डायरेक्ट सवाल डेली पूछ सकते हैं, मैं राजनीति का जवाब देता हूँ तुमसे। इसके अलावा फोन नंबर है मेरा, ऑफिस का फोन करके भी व्यक्तिगत तौर पर आप हमसे मिल सकते हैं या अपने गांव, अपने घर, अपने ऑफिस बुला सकते हैं। मेरा कहना एक सलाह है जो बहुत कीमती है कि बिहार का शोषण किया गया और शोषण करने वाले जब आप ऊपर गौर करेंगे ना, किस जात के हमको नहीं मालूम, पर वो शिक्षित लोग। ठीक बात, वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। जो समाज में ऊपर आ गया वही ना शोषण करेगा। अब लास्ट एक सवाल लेंगे जो ले, उसके बाद अब देखिए, अब तो पूरा ऐसा तो फिर रात 9 बजे तक बैठे रहेंगे। इसके बाद एक और मीटिंग है मेरी। बोलिए बोलिए। उनको दे दो भैया, पीछे जो करंट
माइक है उनको बोल दें। मैं रचित नारायण तिवारी, मैं माँ सरस्वती का साधक हूँ। एक अभिशापित शिला और राम की तलाश में आया हूँ, तो उस पर मैंने एक पंक्तिबद्ध किया है। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे इस पंक्तिबद्ध में ही मेरा प्रश्न छिपा है और उत्तर श्रद्धेय आपके पास है कि अभिशापित जड़वत जिज्ञासा इस आशा में बैठी है, इस पाषाण शिला को शायद फिर से कोई राम मिले। तो श्रद्धेय, मैं यहाँ आया हूँ उस राम की तलाश में। मैं नहीं, इस सभागार में सभी राम की तलाश में आए हैं। अब बहुत हुआ, आप हम लोगों के लिए राम बने और उद्धार करें। मेरे दादाजी मुझे बच्चा में, जब बाल्यकाल में मैं था, तो मुझे एक पंक्ति पढ़ाते थे कि बुरी आदतें आरंभ में छोड़ देनी चाहिए। तो उसे मैंने पंक्तिबद्ध किया। इंग्लिश में है बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इनटू द बड। तो उसे मैंने पंक्तिबद्ध किया। आधारहीन शब्दों को जब से पूर्ण विराम मिले, तब से नई चेतना जागी और नया याम मिले। और आपने श्रद्धेय एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रशांत किशोर जी अकेले काफी नहीं है। तो मैं आपको स्मरण करा देता हूं, हम सभी इस सभागार में आपके साथ है। उसे मैंने पंक्तिबद्ध किया कि हमने भी मां के गर्भ में सीख ली थी युक्तियां, कौरवों के बीच जाकर चक्रव्यूह को भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आप कितने देर से मेरी बात सुन पाए हैं। मैं जो लोग हाथ उठा रहे थे उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी एक और मीटिंग है। मैं 1.5 घंटे, मैंने आपको कहा था कि मैं 30 मिनट बोलूंगा और 1 घंटे आपके प्रश्न लूंगा। ये संभव नहीं कि हर आदमी का हर सवाल का आंसर दे दिया जाए। पूछ लीजिए अगर आप और पूछना चाहते हैं। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। सर, मैं आलोक कुमार एन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ एन कॉलेज में। और मेरा ठीक है, जिस दिन इन्वाइट कीजिएगा उसी दिन सारा सवाल कीजिए। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है सर। मंदिर में सर, मंदिर में सब लोग जाते हैं, एमएलए एमएलसी सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी भिखारी बैठते हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो आप लोग कैसे उन लोगों पे ध्यान देंगे और इससे कैसे कनेक्ट होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि मेरे जीवन काल में ऐसा बिहार बन जाए जिसमें कोई भिखारी मंदिर के सामने न बैठा। सर, एक सवाल है सर, प्लीज।